हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जो साहित्य का करवाया था तो उसमें मैंने आपको आदिकाल और भक्तिकाल के क्वेश्चन वाइज करके पूरा टॉपिक करवा दिया था। तो हमारा रीतिकाल आधुनिक काल रह गया था, तो वो हम करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने भी कहा है कि मैम पहले साहित्य का करवा दीजिए, तो फिर मैं आपके लिए साहित्य की वीडियो लेके आई हूँ आज। और हमारा जो आदिकाल भक्तिकाल वो हो चुका था, आज हम करेंगे रीतिकाल, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू करेंगे और इनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीतिकाल देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं, यानी कि जो हमारे रीतिकाल के कवि हैं। नंददास, सूरदास, परमानंद दास, चित्तस्वामी, बिल्कुल भी नहीं। बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, ये चारों ही क्या है, हमारे रीतिकाल के कवि हैं। मैथिली शरण, दिनकर, श्रीधर पाठक, नहीं, ये भी नहीं है। और जयसिमन, जन विद्यापति, नहीं। चंद्रबदाई, ये हमारे किसके, आदिकाल के हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि रीतिकालीन कवि हैं। अन्य विकल्प सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो ही सही है। आपको ये नाम याद रखने हैं कि रीतिकालीन कवि कौन कौन से हैं भाई। बिहारी है, मतीराम है, घनानंद है, भूषण है, रसनिधि है, बोधा है, आलम है और ठाकुर है। ये सारे किसके हैं, रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार कर्म निर्धारण कीजिए, यानी कि जो उनका जब जन्म हुआ था तो उसके टाइम के आधार पर, यानी पहले किसका हुआ, फिर बाद में किसका हुआ, फिर किसका हुआ, तो उस तरीके से हमें इनका कर्म निर्धारण करना है। तो देखो, सबसे पहले किसका जन्म हुआ था भाई, रहीम जी का हुआ था, फिर हुआ था घनानंद जी का, फिर हुआ था रसलीन जी का, फिर हुआ था ठाकुर जी का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इसका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। तो आपको ये डेट याद रखनी है, क्योंकि इसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रहीम है उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था। रहीम के पिता का नाम क्या था भाई, बैरम खां था। बैरम खां कौन है, आपको पता होगा कि भाई जब पानीपत का युद्ध हुआ था तो उसमें अकबर के साथ में, ठीक है, अकबर की साइड से लड़ा था बैरम खां, ठीक है। और किससे लड़ा था, हेमू से। हेमू कौन था भाई, हेमचंद्र विक्रमादित्य था। तो उनसे इन्होंने मतलब युद्ध हुआ था। तो एक साइड हेमू था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, एक तरफ अकबर था। तो अकबर है ना, वो उस समय क्या थे, छोटे थे, यानी 13-14 साल के थे सिर्फ। तो इनकी तरफ से, अकबर की तरफ से जो है बैरम खान ने युद्ध लड़ा था, ठीक है, और वो जीत भी गए थे। तो ये आपको याद रखना है। तो रहीम के पिता बैरम खां तथा माता का नाम क्या था, सुल्तान था, ठीक है। रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में बुलंदशहर के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। तो देखो, सबसे पहले 1556 में किसका हुआ, रहीम का जन्म हुआ। उसके बाद आए घनानंद। घनानंद का जन्म कब हुआ, 1673 में बुलंदशहर के कायस्थ परिवार में हुआ था। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के क्या थे, मीर मुंशी थे। फिर 1760 में इनकी हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई, घनानंद जी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। रसलीन का पूरा नाम क्या था, सैयद गुलाब नबी था। रसलीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था। रसलीन का जन्म 1680 ईस्वी में माना जाता है। तो आपको ये देखना है कि पहले रहीम का जन्म 1556 में, घनानंद का जन्म 1673 में, उसके बाद 1689 में किसका है, रसलीन का जन्म है। और उनकी मृत्यु क्या है, 1750 में हो गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, आगे क्या है कि भाई ठाकुर का पूरा नाम ठाकुर दास था। इनका जन्म 1766 में ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, गुलाब राय। और इनका जन्म काल के अनुसार कर्म निर्धारण का विकल्प बी सही है, ठीक है। बी कैसे सही है कि पहले हमारा क्या आएगा, रहीम आएगा। रहीम का जो मतलब जन्म है वो कब हुआ था, 1556 में हुआ था। उसके बाद फिर आएंगे घनानंद। घनानंद का जन्म 1673 में हुआ था। फिर आएंगे हमारे रसलीन का जन्म 1689 में हुआ था। और उनके बाद आएंगे ठाकुर का जन्म कब हुआ था, 1766 में हुआ था। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति।
नायिका भेद एवं रस श्रृंगार विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य दोष गुण विवेचन। तो ये कौन सी होगी भाई? रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? नायिका भेद और श्रृंगार का रस विवेचन। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतिराम, तोष, रसलीन, प्रभृति इत्यादि अनेक कवियों ने किया है। किस किसने भाई? मतिराम है, तोष है, रसलीन है। ठीक है, तो इन कवियों ने किया है। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और रस श्रृंगार विवेचन ही रहा। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि जो श्रृंगार काल है, आप सिर्फ श्रृंगार से ही याद रख सकते हो ना, श्रृंगार से ही याद रख सकते हो। एक मिनट भाई, श्रृंगार से ही क्या याद रख सकते हो? आपको श्रृंगार का नाम दिख जाए तो वहाँ पे आप देख लेना नायक नायिका का मिलेगा। ठीक है, तो नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन होता रहा किसमें? रीतिकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। कौन सी विशेषता है भाई जो गलत है? उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखो, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। तो इनमें से हमें क्या बतानी है? गलत बतानी है। तो देखो, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा 3, यानी कि 3 गलत हो जाएगा। 3 गलत क्यों होगा? देखो, रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, यानी उसमें अलंकार यूज होते हैं। ठीक है भाई। रीतिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, ये भी ठीक है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये गलत है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये ठीक है। तो देखो, हमारा ऑप्शन नंबर सी देखो क्यों गलत है। देखो, इसमें दिया गया है रीतिकाल में स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि रीतिकाल में स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण जो है बहुत कम हुआ है। रीतिकाल की अन्य विशेषताएं इस प्रकार है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है रीतिकाल में भाई। श्रृंगार चित्रण हुआ है। वीर और भक्ति काव्य, नीति काव्य, ब्रज भाषा का उत्कर्ष, अलंकारिता और काव्य रूप, तो ये सारे हुए हैं। तो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं कि रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, कौन सी थी भाई? ब्रज भाषा थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारीदास का नाम उल्लेखनीय है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि ब्रज भाषा के विकास में उसका विकास किन किन कवियों के योगदान से हुआ है? घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारीदास। ठीक है, भिखारीदास ने तो यह मिथ तोड़ा कि ब्रज भाषा के में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। पहले ये क्या था कि भाई जो ब्रिज में रहता है ना, बस वही क्या है? ब्रिज भाषा बोल सकता है। तो ये मिथ था, एक तरीके का झूठ था। तो ये क्या है? इसको चेंज किया गया किसके द्वारा? भिखारीदास जी के द्वारा। देखो, क्या कहा गया है कि ब्रिज भाषा हेतु ब्रिजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सुनियो जानो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे भाई? पद्माकर की भाषिक शक्तियों का पद्माकर में सब प्रकार की भाषिक शक्तियों पर कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में है। तो उनके शब्दों में कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विभ्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में ही दिखाई पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? तो भाई सवैया छंद है, दोहा छंद है, चौपाई छंद है, छप्पे छंद है। तो कौन सा छंद हो जाएगा? सवैया छंद हो जाएगा। आपको पता होगा कि भाई जो सवैया छंद है ना, ये क्या है भाई? एक वार्णिक छंद है। वार्णिक या वर्णिक भी आप कह सकते हो। तो ये एक वर्णिक छंद है, और भाई इसमें इसके 5 टाइप होते हैं। टाइप तो उसके काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जो प्रमुख होते हैं ना वो 5 होते हैं। इसके में 22 से
और 26 मात्राएं होती है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। 22 से 26 मात्राएं किसमें होती है? सवैया छंद में होती हैं, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया इसके बारे में कि भाई रीति युगीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिसमें कवित, सवैया, दोहा इत्यादि था, किंतु सर्वाधिक रूप से इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा? सवैया रहा, जिसका प्रयोग उन्होंने रस श्रृंगार रस से किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रीतिकालीन कवि जो हैं उनका प्रिय छंद कौन सा है, तो आप सवैया छंद लगा के आओगे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को, बिहारी को। तो किसको माना है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य, तो कौन है? चिंतामणि जी हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि भाई डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। किसको माना है? आचार्य केशवदास को। क्या माना है? रीतिकाल के प्रवर्तक किसने? भागीरथी मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने किसको माना है? हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास जी को माना। तो ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, आचार्य विश्वनाथ का। तो ये किसने माना? केशवदास को माना है। चिंतामणि ने रीति को क्या कहा है? काव्य का स्वभाव का है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव का है। देव ने रीति को क्या कहा है? काव्य का द्वार का है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी, किसने क्या क्या कहा है कि भी भागीरथी ने क्या कहा है? केशवदास को क्या कहा? रीतिकाल की प्रवर्तक कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसे कहा है? केशवदास को कहा है। चिंतामणि ने रीति को काव्य को रीतिकाल को क्या कहा? काव्य का स्वभाव कहा है। और देव ने रीति को क्या है? काव्य का द्वार का है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भी हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका था भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु या राम कुमार वर्मा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। उसके बाद इसके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिंदी रीतिकाल की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखे। तो ये 3 ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं भाई? ये 3 ग्रंथ हमारे लिखे गए हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि द्वारा लिखे गए हैं। काव्य विवेक, कवि कुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये है ना, ये कवि कुल, कल्पतरु। तो ये पूछा जाता है भाई, इसको ध्यान रख लेना, ये चिंतामणि के द्वारा लिखे गए 3, ठीक है। उसके बाद देखो कि भाई काव्य के सभी ये सारे लिखकर काव्य के सब अंगों का पूर्ण निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र भी एक पुस्तक लिखी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई रीतिकाल का समय था। तो रीतिकाल का समय कितना, कब से कब तक था? तो हमें ये बताना है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो जो 1050 से 1075 तक कौन सा था भाई? हमारा आदिकाल था, ठीक है। तो आदिकाल कौन सा था हमारा? 1050 से 1075 तक था। फिर 1373, यह गलत दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1373 तो कुछ था ही नहीं। तो 1375 से और 1700 तक, तो ये किसका था भाई? 1375 से 1700 तक हमारा भक्ति काल था। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और फिर जो 1700 से 1900 विक्रम संवत है, विक्रम संवत है, ये चीज़ याद रखना, ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत है। तो 1700 से 1900 विक्रम संवत है हमारा कौन सा हो गया? रीतिकाल हो गया, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं हम कि भाई आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को सीमावधि 200 वर्ष मानते हुए उसकी सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत है, अर्थात 1683 से 1843 ईस्वी ही माना है। देखो अगर ईस्वी में पूछा जाए तो 1643 से 1843, ठीक है। और अगर आपसे विक्रम संवत पूछा जाए तो 1700 से 1900 तक। और है ना, ये जो विक्रम संवत माना जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो आप चीज़ों को याद रखिएगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खेलावन पांडेय आदि रीतिकाल का आरंभ 1600 ईस्वी से ही मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है भाई? श्रृंगार काल,
अलंकृत काल, रीतिकाल, मध्यकाल। तो क्या नाम दिया है? रीतिकाल नाम दिया है उत्तर मध्यकाल को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया है, तो पूर्व मध्यकाल को इन्होंने क्या है? भक्ति काल नाम दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। क्या कहा गया है कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल लगभग 1643 से 1843 ईस्वी और 1700 से 1900 विक्रम संवत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल कहा है। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, मिश्र बंधु ने, आचार्य रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर को यहाँ हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने तो हमारा रीतिकाल ही कहा है। मिश्र बंधु का पूछा जाता है भाई कई बार। मिश्र बंधु ने क्या कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है इसको अलंकृत काल। ठीक है, अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है किसको? रीतिकाल को। ठीक है, और श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने। ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर ही इसे रीतिकाल का नाम दिया। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल, देखो मैंने आपको बताया है, अलंकृत काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल और आदिकाल को जय काल कहकर संबोधित किया है। तो इनको जो रामाशंकर शुक्ल है रसाल है, इन्होंने कला काल और कलाकार का है, आदिकाल को तो जय काल का है और इसको कलाकाल का है। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने डॉक्टर राजनाथ शर्मा और जय किशन प्रसाद खंडेवाल प्रभृति की दृष्टि में श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। हिंदी साहित्य को श्रृंगार का रीतिकाल को, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल अभी हमने पढ़ा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? तो अब ये भी हम पढ़ के आए हैं भाई, विश्वनाथ प्रसाद जी ने नहीं, कला काल किसने कहा है? हमारे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। और इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? आदिकाल को इन्होंने जय काल कहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो ये अब फिर से आ गया, मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? इनको अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल, ये भी क्वेश्चन वही है कि अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है। देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जैसे आपको दे रखा है, देखो टीजीटी परीक्षा 2013। ठीक है, तो चीज़ें याद रखनी है, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अभी हम पढ़ के आए थे, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। ठीक है, तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या कहा गया है कि केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। एक मिनट भाई, ये हम कौन से क्वेश्चन की हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं? अच्छा, हाँ, यहाँ से पेज खत्म है ये। ठीक है, देखो किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई छंदों का अजायब घर? कहा जाता है रामचरितमानस को? नहीं, ये कहा जाता है भाई रामचंद्रिका को। ठीक है, पृथ्वीराज जैसे को नहीं, छंद चंद बरन की महिमन नहीं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी होती है भाई? रामचंद्रिका होती है केशवदास की। चलिए पढ़ते हैं। केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। किसको? हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संस्कृत धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ रसिक प्रिया, रत्ना बावनी, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जसचंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये रचनाएं हैं, ये हमारे लिए ना इम्पोर्टेंट और आ जाती हैं कई बार पेपर में। तो केशवदास रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रथम आचार्य कौन? केशवदास। ठीक है, इन्हें हिंदी संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। किनको? केशवदास जी को। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से भाई? रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जसचंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका। ठीक है, और रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखिए
रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला क्या है? रीतिक ग्रंथ है जिनमें क्रमशः 9 रस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित और जहांगीर जस चंद्रिका आश्रयदाताओं की प्रशस्ति विषयक हैं। उसके बाद क्या है देखो, विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्षिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विज्ञान गीता में क्या है और नक्षिक में क्या है, तो विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है और नक्षिक में क्या है, जो राधा है उनके विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया में क्या है, 16 प्रकाश हैं। रसिक प्रिया और कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य हैं। तो प्रबंध काव्य मैंने आपको क्या बताया था, 2 बताए थे मैंने, एक प्रबंध काव्य बताया था, एक आपको बताया था मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य क्या होता है कि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वो चैप्टर या जैसे कोई बुक लिखी जाती है तो उसमें क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना उसी से रिलेटेड ही सारे चैप्टर होते हैं, एक कहानी की तरह होती है और बिल्कुल लास्ट तक जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती बुक तब तक क्या है उसी कहानी से ही जुड़ी रहती है और वो कहानी की तरह ख़त्म होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, 6th क्लास की आपकी है ना बालराम कथा है बुक, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो बालराम कथा यानी कि राम के बारे में चीज़ें बताई गई हैं, श्री राम जी के बारे में, तो वो वहाँ से स्टार्ट करके पूरी बुक ही खत्म हो जाती है, तो उन्हीं की कहानी चलती रहती है। तो उसी प्रकार जो प्रबंध काव्य वो होता है। मुक्तक काव्य क्या होता है कि भाई जैसे एक कविता हो गई, एक चैप्टर में फिनिश हो गई, ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी मुक्तक उसमें हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रबंध काव्य यही है, कौन, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका, ये सारी प्रबंध काव्य में है। जबकि जो रसक प्रिया है, कवि प्रिया है और नक्षिक है, ये कौन से हैं, मुक्तक काव्य हैं, ठीक है। उसके बाद रामचंद्रिका ने महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। तो ये कौन सी अगर पूछा जाए तो रामचंद्रिका में कौन सी शैली अपनाई गई, तो महाकाव्य की शैली अपनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम, देव, केशवदास, पद्माकर, घनानंद। तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि भी ये केशवदास द्वारा रचित है कवि प्रिया, ठीक है। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है, तो ये भी हमारे केशव जी की है, ठीक है। उसके बाद देखो, हिंदी की रस रीति परंपरा प्रस्थान ग्रंथ, रसिक प्रिया, हित तरंगिणी, रस पीयूष निधि, रस रत्नाकर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जो कि है रसिक प्रिया, ठीक है। चलिए, विज्ञान गीता के लेखक कौन है भाई, विज्ञान गीता के लेखक अभी हम पढ़ के आए थे, केशवदास जी हैं। विज्ञान गीता की रचना किसने की, विज्ञान गीता की रचना किसने की थी भाई, केशवदास जी ने की थी, ठीक है। विज्ञान गीता की कृति क्या है, विज्ञान गीता की केशवदास। बार बार पूछा जाता है यही क्वेश्चन, तो आप देख लेना, कभी पीजीटी में, कभी टीजीटी में। जहांगीर की जस चंद्रिका केशवदास जी की भी, आचार्य केशवदास जी की। देखो पीजीटी 2004 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। देखो, रामचंद्रिका केशवदास की है, कवि प्रिया केशवदास की है, विज्ञान गीता केशवदास की है, लेकिन भाषा भूषण केशवदास की नहीं है। अगर इनकी नहीं है तो किसकी है, चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। भाषा भूषण जसवंत सिंह का ग्रंथ है, तो याद रखना है भाषा भूषण किसकी है, जसवंत सिंह का ग्रंथ है। यह एक अलंकार विषयक ग्रंथ है, शेष रचनाएं केशवदास की हैं। भाषा भूषण चंद्रालोक शैली में लिखा गया है, ठीक है। तो ये भाषा भूषण के बारे में कि जो भाषा भूषण है वो जसवंत सिंह का ग्रंथ है और भाषा भूषण चंद्रलोक शैली में लिखा गया है और इसमें 212 दोहों का ग्रंथ है ये, ठीक है, जिसे 5 प्रकाशों में विभाजित किया गया है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो, भाषा बोल न जाने किने जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जयसी। तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, जो कि है हमारे केशवदास जी। देखो पढ़ते हैं एक बार इनके बारे में। देखो क्या कहा गया है कि भाई भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कविता करी जड़मति केशवदास। इन पंक्तियों का संबंध केशवदास से है, जिसके माध्यम से वे यह व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोल चाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है, यानी कि आपस में भी बोलना चालना किस भाषा से होता है, संस्कृत से ही होता है। लोक भाषा क्या है, हिंदी में, लोक भाषा हिंदी जो है उसमें तो कोई बातचीत तक ही नहीं कर सकते। जैसे हम आज के टाइम पे हिंदी में बात करते हैं ना, तो वैसे उस टाइम पे जो केशवदास जी हैं उनके आपस में परिवार में भी क्या है, संस्कृत भाषा बोली जाती थी और हिंदी में से तो कोई बातचीत ही नहीं करता था। उसी लोक भाषा में केशवदास जी की रचना करता है, ठीक है। तो केशवदास
कविता की रचना करता है। किस चीज़ में? उसी लोक भाषा में, जिसमें कोई बातचीत नहीं करता था ना हिंदी में, तो उसमें क्या किया उन्होंने, अपनी कविता की रचना की। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवर्त भूषण बिनु न बिरजई कविता बनिता मित। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि है केशवदास जी का, TGT 2009 में आया हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां केशवदास जी की हैं। उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए ये पंक्तियां प्रस्तुत की हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भी यही है कि भाई यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सर सुवर्त भूषण बिनु ने बिरजई कविता बनिता मित, किसके द्वारा है? केशवदास जी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखो ये भी यही है, भूषण बिनु ने बिरजई, यानी कि है ना, ये पंक्तियाँ भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना है कि ये देखो PGT 2005 में भी आया हुआ है। तो भूषण बिनु न बिरजई कविता बनिता मित, ये केशवदास जी की रचना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि भी आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश। तो कौन सा है भाई? B and D, यानी हमारा जो काव्य निर्णय भी है और रस सारांश भी है, ठीक है। एक बार आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है। भिखारी दास रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि थे। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेंगुआ में तथा मृत्यु कहाँ हुई? बिहार के आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुई। जन्म टेंगुआ में, मृत्यु भभुआ में, ठीक है। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रम में रहे। इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। भिखारी दास द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि है ना, हमें इनकी रचनाएं ही याद करनी होती है, क्योंकि यही पूछी जाती है एग्जाम में कि भाई देखो, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोणवर, पिंगल, अमरकोश, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका। रस सारांश में नायक नायिका भेद एवं श्रृंगार निर्णय में श्रृंगारिक वर्णन है। अतः विकल्प में 2 उत्तर मिलते हैं, जो कि हमारा B और D है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? ठीक है, भिखारी दास की रचना कौन सी नहीं है हमें देखना है। तो रस सारांश भिखारी दास की है, ठीक है। काव्य निर्णय भिखारी दास की है, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की है, भाषा भूषण नहीं है। भाषा भूषण किसकी है? अभी हम पढ़ के आए हैं भाई, तो भाषा भूषण किसकी है? एक मिनट, भाषा भूषण किसकी है भाई? जसवंत प्रकाश, ठीक है। तो हमारी यही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इनमें से कौन रीतिबद्ध के कवि हैं? रीतिबद्ध के कवि कौन से? भाई घनानंद, भिखारी दास, ठाकुर, गोविंद स्वामी। तो रीतिबद्ध के हैं हमारे भिखारी दास जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? तो ये भिखारी दास है, अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। इनकी सारी रचनाएं पढ़ी हैं और वो ही पूछी जाती है। भिखारी दास की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय है, ठीक है भाई। काव्य सिंधु है, रस विवेक। लेकिन चिंतामणि, चिंतामणि कौन है? चिंतामणि तो एक कवि है, तो ये रचना तो है नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जो कि गलत है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ठीक है भाई। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ठीक है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है। केशव रीति मुक्त धारा के कवि नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो केशव दास है रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है। देखो केशव जो है रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, आपने याद रखना है। जो केशव दास है वो रीतिबद्ध धारा के कवि है, मुक्त के नहीं है। परंतु अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त विकल्प में D असत्य है, ठीक है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा है, जैसे केशव, पद्माकर, मतीराम आदि। वस्तुतः ये मूलतः कवि थे। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे काव्य के अलंकार को अधिक महत्व देते हैं। तो आपको याद रखना है कि हिंदी के प्रथम आचार्य कौन? केशवदास माने जाते हैं। केशवदास जो है रीतिबद्ध धारा के कवि हैं और वही अलंकार को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी?
शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा, रुद्र और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। भूषण हिंदी रीति काल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि। भूषण क्या है? हिंदी रीति काल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए, हिंदी रीति काल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले कौन है? प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। चित्रकूटपति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। किसने किया था? रुद्र सोलंकी ने। ठीक है। भूषण जो है 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे। इनके छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ ही इनके लिखे 6 ग्रंथों में से उपलब्ध हैं। यानी कि इन्होंने 6 ग्रंथ लिखे थे भाई, 6 में से 3 ही उपलब्ध हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, भूषण। अभी हमने पढ़ा है। शिवा बावनी के भी कौन है भाई? भूषण है। ठीक है। उसके बाद देखो रीतिकाल के उस कवि का नाम बताएं जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो वीर रस में कविता किसने लिखी है? हमारे भूषण जी ने लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध? तो वीर रस आते ही हम भूषण पे लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। कौन कौन से राजाओं के थे भाई? पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन से थे? तो दूसरे हमारे थे छत्रसाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि भूषण रीतिकाल को किस काव्यधारा के कवि हैं? जो भूषण रीतिकाल है वो कौन से कवि काव्यधारा के कवि है? भी रीतिबद्ध। तो रीतिबद्ध के ही भूषण है और रीतिबद्ध के ही कौन थे? हमारे रीतिबद्ध के ही हमारे केशवदास जी थे। ठीक है। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था भाई? घनश्याम था। ठीक है। अभी हमने इनके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम देखते ही आंसर लगा देंगे। ठीक है। महाकवि भूषण की रचना कौन कौन सी हैं? रेणुका, दीपशिखा, चिदंबरा और छत्रसाल। तो छत्रसाल दशक जो है महाकवि भूषण की रचना है, हमने अभी पढ़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, अलंकार, ध्वनि और चित्त। टीजीटी 2013 में आया हुआ है भाई, इसको ध्यान रख लेना। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? अलंकार। ठीक है। चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ना, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं ना इसी से रिलेटेड आते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन फिर हमारे इसी से ही सही हो जाएंगे। देखो, शिवराज भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है। तो शिवराज भूषण कौन सा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है और एक सुसंबंध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका भाग है। इसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। किसकी? गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं। फिर कविता, सवैया, छप्पे तथा दोहे में इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। आलोचकों ने इस भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण में भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं। कितने? 105। और कहीं कहीं एक अलंकार एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति एवं अभ्युन्नति के भेदों की ओर इन्होंने क्या दिया है? पूरा ध्यान दिया है। तो देखो, भूषण के ग्रंथों के अलंकार निरूपक हैं। तो भूषण के ग्रंथों के अलंकार निरूपक कौन है भाई? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, दूषणोल्लास। तो अभी हम किसकी बात करके आए हैं? शिवराज भूषण की करके आए। तो भूषण के ग्रंथों के अलंकार निरूपक कौन है? शिवराज भूषण है। उसके बाद है कि भाई रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा है? तो वो किसको कहा है भाई? भूषण को कहा है। याद रख लेना कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा है? तो वो है हमारे भूषण जी। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का ग्रंथ में लिखा है, ठीक है, ये तो सबको पता है, कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधित्व कवि हैं। अब देखो, गंग कवि का जन्म स्थान कौन सा है? आगरा, इटावा, प्रयाग या फिर गंगापुर नगर। तो कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा इटावा हो जाएगा। गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं भाई गंग कवि, और इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इनको ध्यान रखना है। देखो, गंग कवि 1538 में इनका जन्म हुआ और 1625 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है भाई? गंग कवि हैं। ये इटावा जिले के एकनार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम क्या था? गंगाधर था। तो अगर आपसे गंग कवि का मूल नाम पूछे तो क्या होगा? गंगाधर होगा। गंग के मुख्य ग्रंथ गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। तो ये तीन क्या है? गंग के मुख्य ग्रंथ है। कौन कौन से हैं? गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। तो आप है ना इसके नाम से भी इसको याद रख सकते हो कि आगे गंग लिखा हुआ है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि गंग जाति के ब्राह्मण थे। जो गंग थे उनकी जाति क्या थी? ब्राह्मण थी, तथा अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक है, अकबर के दरबारी कवि। इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल के भी प्रिय थे। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोप भाजन का शिकार हुए और उसने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया, ठीक है। भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है कि तुलसी गंग दो भय सुकविन में सरदार। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? भिखारी दास जी के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट कि भाई तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार कौन है? अभी हमने कहा, अभी किसने कहा? ये भिखारी दास जी ने इनके बारे में कहा है, ठीक है। चलिए देखो, नैन नचाए कहो मुस्काई ला फिर आयु खेलन होरी पंक्ति के कवि कौन है? तो ये कौन है भाई? सेनापति हैं, घनानंद है, पद्माकर है, ठाकुर है। तो कौन है भाई? सेनापति है। किसके? नैन नचाए कहो मुस्काई लला फिर आयु खेलन होरी, ठीक है। तो ये किसके हैं? पद्माकर के हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं, पद्मा जी कर के बारे में। देखो, प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की है। यह होली विषयक सवैया है। पद्माकर का जन्म संवतः 1880 में बांदा में हुआ था। याद रखना है कि पद्माकर जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1880 में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर को रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कविराज शिरोमणि की पदवी किसको मिली है भाई? पद्माकर को मिली है कविराज शिरोमणि की पदवी, और अच्छी जागीर मिली। अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी गंगापुर यानी गंगा तट चले गए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच रची थी। तो गंगा लहरी जो थी वो इनकी प्रसिद्ध रचना थी। किनकी? जो पद्माकर हैं इनकी। तो इन्होंने इस समय के बीच रची थी। पद्माकर का जगदी विनोद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये जगदी विनोद है ना भाई, बहुत बार पूछा गया, ये हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो जो आपको इसकी क्या है रचना याद रखनी है, एक तो गंगा लहरी है, एक है जगदी विनोद। काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। किसका? रसिकों और अभ्यासियों का क्या? जगदी विनोद रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आयु खेलन होरी। तो ये किसका है? अभी हमने पढ़ा पद्माकर जी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी हमारे पद्माकर जी की रचना है, ठीक है। पर अब देखो इसके बारे में क्या कहा गया है, जो गंगा लहरी के बारे में। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ हैं, ठीक है। हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्म भरण, जगदी विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही, विरुदावली, कली पचीसी आदि। तो ये हमने याद रखनी है। देखो, हिम्मत बहादुर भी किसकी है? पद्माकर की है। विरुदावली भी पद्माकर की है। पद्मा भरण भी पद्माकर की है। जगदी विनोद भी पद्माकर की। प्रबोध पचासा भी पद्माकर की। गंगा लहरी भी, प्रताप शाही भी, विरुदावली भी, कली पचीसी आदि क्या है? इन्हीं की रचनाएं हैं। किसकी? पद्माकर जी की। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने ही किया था। मौलिक ग्रंथों में पद्म भरण और जगदी विनोद ही रीति ग्रंथ है, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट है प्रबोध पचासा, अभी अभी हमने पढ़ा है किसका ग्रंथ है, तो ये पद्माकर जी का ग्रंथ है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है, तो पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है भाई, भाषा भूषण, रामचंद्राभरण, काव्यालंकार, पद्माभरण। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पद्माभरण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि भाई पद्माभरण और जगदेव विनोद पद्माकर के रीति ग्रंथ हैं। इन्हीं ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नवरस पर विवेचन किया गया है। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रचा बताया जाता है कि ऐसा बताया जाता है कि जो पद्माभरण है वो 1810 ईस्वी में रचा गया था। जगदेव विनोद की रचना 1803 और 1821 ईस्वी के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रम में उनकी आज्ञा से हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काव्य रसायन किसकी रचना है, भूषण, देव, बोधा, ठाकुर। तो काव्य रसायन किसकी रचना है भाई, देव जी की रचना है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इटावा जिले के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों, रईसों के आश्रम में रहे। कौन, देव कवि। ठीक है, इनकी प्रमुख जो थे वो कौन थे, आजम शाह थे, पफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, इटावा के निकटवर्ती इयोड़िया खेड़ा के राजा उद्योत सिंह, दिल्ली के रईस पातेराम के पुत्र सुजान मणि, पिहानी के अधिपति अकबर खां, अली अकबर खां। इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी के लगभग हुई। देव की प्रमुख रचनाएं, हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना वो रचनाएं होती हैं। ठीक है, तो देखो इम्पोर्टेंट रचनाएं कौन सी हैं, काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर, तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्मा दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्शिक, प्रेम दर्शन। ये सारी किसकी रचनाएं हैं भाई, ये सारे ही हमारी देव जी की रचनाएं हैं। ठीक है, देखो काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर, तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25 और रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्शिक, प्रेम दर्शन। ये सारी रचनाएं हमारी देव जी की हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं कि भाई सोमनाथ अथवा शशिनाथ के रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद नामक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, उसके बाद माना जाता है कि देव ने भाव विलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, देखो देव कवि किस जिले के रहने वाले थे, इटावा के, तो इटावा के थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है, हमारे देव हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जाति विलास के रचयिता, जाति विलास के रचयिता कौन है, भिखारीदास, देव, मतीराम भूषण। तो देव है जाति विलास के रचयिता। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। जो बच्चे हैं ना, ये है कि भाई उनके पास टाइम कम है, कोई एग्ज़ाम देने वाला है, तो अगर वो पूरी वीडियो भी ना देखें तो सिर्फ एक चीज़ इनकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो देख लो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अष्टायाम जो है वो किसकी रचना है, सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर। तो हमारे देव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीतिबद्ध कवि जो है, रीतिबद्ध कवि देव हैं। अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी, रसवादी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन से हैं, रसवादी हैं। ठीक है, और ये अभी चल रहा है ना, ये रीतिबद्ध चल रहा है। ठीक है, अब देखो रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना है। रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना है जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, हिंदी के अनेक कवियों में। देव, मतीराम, घनानंद ठाकुर आदि कवियों की रचनाएं इसी कड़ी में पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें, रसवादी विवेचना। अब देखो देव किस प्रकार के कवि हैं,
देव किस प्रकार के कवि हैं? अलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी, वक्रोक्तिवादी। तो हम पढ़ के आए हैं, तो ये हमारे कौन से हैं? रसवादी हैं। ठीक है। 46 क्या कहता है कि भूल कहत नवरस सु कवि सकल मूल श्रृंगार। उस उक्त कवि किस आचार्य की है? ठीक है, उक्त पंक्तियां जो है किस आचार्य की हैं? देखो, देव, चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ, कुलपति। तो ये किसकी हो जाएंगे? ये हमारे देव जी की हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखो, भूली कहत नवरस सु कवि सकल मूल श्रृंगार। यह उक्त आचार्य देव की हैं। भूली कहत नव रस सु कवि सकल मूल श्रृंगार। तो ये किसकी हैं? देव जी की हैं। कवि ने अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। देव ने संयोग भूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक एवं नायिकाओं के पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता और तीव्रता के साथ किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 47। अमीय हलाहल मद भरे स्वतः श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जिही चितवत एक बार। तो इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है? बिहारी, भूषण, घनानंद, रसलीन। तो कौन है भाई? रसलीन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखो क्या है, कहते हैं उपयुक्त दोहा किसका है? रसलीन का है। किंतु भ्रमवश कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का दोहा मान लेते हैं भ्रम के कारण। रसलीन जो है रीति काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1669 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव के बिलग्राम में हुआ था। तो किन का जन्म हुआ था? रसलीन जी का जन्म हुआ था। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भाई इनके बारे में कि रसलीन का वास्तविक नाम मीर गुलाम नबी था। रियलिटी में इनका नाम क्या था? मीर गुलाम नबी। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रिज और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के भी विद्वान थे। अन्य कवियों भी की भांति इन्होंने भी अपना जो नाम है उनके साथ रसलीन नाम उपनाम जोड़ दिया। ठीक है, अपने नाम के साथ रसलीन ये नाम उपनाम की तौर पर जोड़ दिया था। उस युग के प्रसिद्ध बिलग्राम कवि मुहम्मद के बारे में लिखते हैं। तो देखो क्या लिखा है इन्होंने? मीर गुलाम नबी हुतो सकल गुणन को धाम बहुरी धरियो रसलीन निज कविताई को नाम। कि भाई कविता लिखने के लिए इनका नाम तो था क्या था? मीर गुलाम नबी, लेकिन कविता लिखने के लिए इन्होंने रसलीन नाम रख लिया। तो ये चीज़ें क्या है? बिलग्रामी कवि मोहम्मद उनके बारे में लिखते हैं। कवि मोहम्मद ने लिखी है ये। ठीक है, रसलीन जी के बारे में। मतीराम की भाषा, बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा, साहित्यिक अवधी, साहित्यिक राजस्थानी। तो जो कौन सी भाषा थी भाई? ये मतीराम की भाषा हमारी साहित्यिक ब्रिज भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। ब्रिज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्य ब्रिज भाषा में है। खड़ी बोली के साहित्य भाषा बनने के पूर्व ब्रिज भाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की साहित्य भाषा रही है। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रिज भाषा है। तो ये हमें याद रखना है कि मतीराम की भाषा कौन सी है? साहित्यिक ब्रिज भाषा है। ठीक है, अब आ गया रीति मुक्त। अभी तक हमने क्या पढ़ा था भाई? अभी तक हमने पढ़ा था रीतिबद्ध। अब हम क्या करेंगे? रीति मुक्त काव्य। ठीक है, तो घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? तो घनानंद हमारे रीति मुक्त काव्य के कवि हैं। तो ये याद रखना है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य कहा जाता है। दोबारा से देखो कि जो रीति परंपरा की साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य कहा जाता है। आंतरिक अनुभूति, भावोवेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता आदि इसकी विशेषताएं हैं। इस धारा के प्रमुख कवि कौन है? घनानंद है। इनकी काव्य शैली बड़ी भावनात्मक तथा मार्मिक है। इस धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य में एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। इस धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं भाई घनानंद के अलावा और प्रमुख कवि कौन कौन है भाई? रीति मुक्त के आलम है, ठाकुर हैं, बोधा हैं और द्विजदेव। ये चार जो हैं और साथ में घनानंद तो है ही। तो घनानंद का समस्त काव्य प्रेम की पीर का परम
रूप है। तो प्रेम की पीर जो है घनानंद द्वारा रचित है और भाई घनानंद किसके हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भाई इसके बारे में। रीति काल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है, यानी कि भाई हम अच्छे से इसको पढ़ सकें डिटेल में, तो इनको है ना सुविधा के लिए 3 भागों में बांटते हैं। एक है रीतिबद्ध, एक है रीति मुक्त और एक है रीति सिद्ध। ठीक है। रीति सिद्ध के प्रमुख कवि बिहारी लाल हैं। जो रीति सिद्ध है, देखो हमने रीति पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रीति मुक्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा रीति सिद्ध आएगा। तो रीति सिद्ध जो है उसके प्रमुख कवि बिहारी लाल हैं। रीति जो बद्ध है उसके काव्य धारा के प्रमुख कवि चिंतामणि हैं, मतीराम देव, भिखारीदास आचार्य, कुलपति मिश्र आदि हैं। ठीक है। और जो हमारे ये क्या अभी हमने रीति मुक्त के बताया, आलम, ठाकुर, बोध और द्विज देव और घनानंद तो हैं ही। तो ये क्या है? हमारे रीति मुक्त के हैं। अब देखो घनानंद किसके वर्ग के कवि हैं? तो रीति मुक्त के हैं, और अभी हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इनमें से किस कवि रीति मुक्त का नहीं है? देखो घनानंद जी हैं रीति मुक्त के हैं। ठीक है। आलम रीति मुक्त के हैं, बोध रीति मुक्त के हैं, लेकिन जो बिहारी हैं रीति मुक्त के नहीं हैं। ठीक है। तो बिहारी हमने क्या पढ़ा था? बिहारी किसके हैं? देखिए जो बिहारी हैं वो किस के कवि हैं? देखो इनके रीति सिद्ध के कौन है? कवि बिहारी लाल है। तो हमारा जो बिहारी जो है ये किसके हैं? ये रीति सिद्ध के हैं। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त का नहीं है? तो देखो रीति मुक्त का नहीं, आलम रीति मुक्त के कवि हैं, घनानंद रीति मुक्त के हैं, बोध रीति मुक्त के हैं, लेकिन जो केशवदास जी हैं रीति मुक्त के नहीं, वो किसके हैं? रीतिबद्ध के कवि हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद दास। तो किसका हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी है, घनानंद दास का। क्या कहा है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो किसके बारे में कहा है? घनानंद जी के बारे में कहा है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि इनकी यानी ये कही गई बातें ही ज़्यादा आती हैं एग्जाम में। देखो क्या कहा गया है इनके बारे में, पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसे यशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का आभास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम चलाकर उन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की। घनानंद जी इन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान, बिहारी, घनानंद, आलम। तो घनानंद जी की प्रेमिका नाम क्या था? सुजान था। तो ये चीज़ें हमने याद रखनी है। देखिए क्या कहा गया है कि कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था, जो कि क्या थी? एक वेश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के नृत्य गायन विधा में निपुण सुजान वेश्या से घनानंद को प्रेम हो गया था। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया है। ठीक है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो ये घनानंद जी की कविता में हुआ है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि। तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त घनानंद, रसलीन, पद्माकर, आलम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। देखो क्या कहा गया है कि भाई घनानंद स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इस धारा के प्राय सभी गुण इनकी शैली में मिल जाते हैं, जैसे भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, भावों की व्यक्तिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता, स्वच्छंदता इत्यादि। इन्होंने अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा के सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं जो सीधे हृदय को छूते हैं। वियोग श्रृंगार के प्रिय रहने पर प्रेमी का भावमगन हो जाना स्वाभाविक है। ठीक है। पर घनानंद संयोग में भावामगन है। भावात्मकता के कारण ही अनुभूति का संबंध सशरीर प्रिय से हटकर अनुभूत्यात्मक हो जाता है, तो उसका संबंध परम सत्ता से बना प्रतीत होने लगता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कहा गया है कि घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रिज और मैथिली। तो घनानंद की कृतियाँ जो हैं हमारी ब्रिज भाषा में हैं। तो आप ये देख लेना कि भाई जो हमारा रीतिकाल है ना, तो रीतिकाल में ज़्यादातर ब्रिज भाषा का ही यूज़ हुआ है। ठीक है, घनानंद की कृतियाँ क्या हैं? ब्रिज भाषा में हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर, वीरलीला, कोकसार, वीरलीला, कोकसार, रसकेली बली और कृपाकांड। तो ये सारी घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है। सुजान सागर, वीरलीला, कोकसार, रसकेली और कृपाकांड जो हैं हमारे घनानंद के ग्रंथ हैं। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। देखिए, घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मार डाले गए। यानी कि जब इनका जन्म हुआ था 1689 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1739 में। ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। तो ये किसके कवि माने जाते हैं? वियोग श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जंबादानी का ऐसा दावा रखने वाले ब्रिज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ठीक है, किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि वे शुक्ल जी ने उनके लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 2.25 वर्ष बाद 6 अवध काल में प्रकट हुए हैं। ठीक है, अब देखो सुजान सागर के लेखक, अगर आपको सुजान याद आ जाए तो वो आप घनानंद को याद कर लोगे उसी टाइम, क्योंकि घनानंद की प्रेमिका कौन थी? सुजान थी। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ही इन्होंने क्या किया गया है? उन्हीं के नाम पे ही इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। लोग हैं लोग कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये कौन है भाई? घनानंद जी हैं। देखो क्या कहा गया है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद है। इसके माध्यम से घनानंद अपनी अलग पहचान बताते हैं। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन फिर से आ गया कि भाई लोग हैं लगी कवित बनावत, मोही मोह मेरे कवित बनावत। तो ये किसकी हैं पंक्तियां हैं? ये हमारे घनानंद जी की हैं। अभी हमने पढ़ा है यही वाला क्वेश्चन सेम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि लोग हैं लोग यही है। तो ये हमारे किसकी है? घनानंद जी की है। ये पंक्ति बार बार आई हुई है तो इस पर आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है, अपना देखो, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सियानप बांक नहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये कौन है भाई? घनानंद जी हैं। ठीक है, याद रख लेना, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सियाना बांक नहीं। तो ये किसके हैं? घनानंद जी की पंक्तियां हैं। अब देखो क्या है, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। तो ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां हैं हमारी किसकी हो जाएंगी भाई? ये पंक्तियां हो जाएंगी हमारे ठाकुर जी की। ठीक है, तो ये इस पे आप घनानंद नहीं लगा सकते, ठाकुर जी की पंक्ति हो जाएंगी। आइए देखते हैं क्या कहा गया है कि भी उपरोक्त पंक्तियों की रचना रीति मुक्त धारा के कवि ठाकुर ने कवि करम पर व्यंग्य कसते हुए कही है। किस पे व्यंग्य कसा है इन्होंने? कवि करम पर। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि रत्नाकर के रचनाकार हैं। रत्नाकर के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो। तो देखो वन का में रत्नाकर है ना, ये लगा के इस वन मत लगा देना। तो ये किसके हैं? रत्नाकर के सेनापति हैं वही रचनाकार। ठीक है, TGT 2005 में आया हुआ है। देखो कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सेनापति हैं। अभी तक इनकी यही कृति प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति काव्य कल्पद्रुम भी मानी है पर वह उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग दोनों को ही एक ही ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी है भाई, कोई क्या मानता है कोई क्या मानता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि कवि रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार रस और षड ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। कवि रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद है। 394 छंद है भाई। ठीक है, कवि रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो देखो कवि रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ब्रिज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी बोली। तो किस में रचित है भाई? ये रचित है ब्रिज भाषा में। तो आपको याद रखने की रीतिकालीन है नहीं, इसकी सारी
मतलब कोई जो सारे ग्रंथ है रचनाएं ये ब्रज भाषा में रची गई। कवित रत्नाकर की रचना 1706 में सेनापति द्वारा ब्रज भाषा में की गई। इसमें श्रृंगार, ऋतु वर्णन, श्लेष आदि के वर्णन के साथ सेनापति के भक्ति संबंधी उद्गार संकलित हैं। इनका दूसरा ग्रंथ कौन सा है? काव्य कल्पद्रुम भी ब्रज भाषा में है। ये राम भक्ति परंपरा के कवि हैं। ये श्लेष प्रेमी एवं इनकी कविता घनाक्षरियों में है। ठीक है। सुजान चरित्र के रचयिता, अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई सुजान चरित्र के रचयिता कौन है भाई? घनानंद, बोधा, सुदन, मतीराम। अब ये सोच के मत लगा देना कि भी सुजान का नाम आ गया तो घनानंद की होगी, ये हमारे सुदन जी की। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। रीतिकालीन कवि सुदन का सुजान चरित्र वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के युद्धों का लंबा वर्णन मिलता है। तो जो रीतिकालीन कवि सुदन की क्या है? सुजान चरित्र है। ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। तो ये जो है निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सतसई की रचना नहीं की है, देखो मतीराम ने की है सतसई, बिहारी दास ने भी की है, वृंद ने भी की है, लेकिन सेनापति ने नहीं की है। सेनापति की रचना दूसरी है जो हम ये अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है। उसके बाद देखो सेनापति जो है उन्होंने सतसई की रचना नहीं की है। इनकी एक कृति है कवित रत्नाकर, ये किसकी है? सेनापति की है। ठीक है। तो ये चीज़ें हम याद रखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण रचना देखो, मतीराम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ फूल मंजरी मतीराम जी के 1619 में रची गई थी। लक्षण श्रृंगार साहित्यसार और रसराज ये 1633 से 1643 में रची गई थी। ललित ललाम 1661 से 1664, सतसई 1681, अलंकार पंचिका 1690 और वृत्त कौमुदी 1701 इत्यादि। ठीक है। तो ये जो है हमारी किसकी है? मतीराम जी की रचनाएं। कौन कौन सी? फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचिका और हमारा वृत्त कौमुदी, ये सारी किसकी है? मतीराम जी की है। उसके बाद बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनके अन्यतम ग्रंथ सतसई से आ जाते हैं। इनकी जो सतसई लिखी तो और कवियों ने भी है, लेकिन जो फेमस हुई है वो हमारी बिहारी जी की हुई है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका, भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। ठीक है। मुक्त परंपरा में बिहारी का शीर्ष स्थान है। ठीक है। तो मुक्त परंपरा में अगर पूछा जाए तो बिहारी की जो रचनाएं है वो उनका मतलब कि सबसे प्रथम स्थान है। वृंद की प्रमुख रचनाएं हैं बारहमासा, भाव पंचिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सतसई। तो ये हमारी किसकी हैं? ये सारी हमारी किसकी रचनाएं हैं? वृंद की प्रमुख रचनाएं हैं। बारहमासा 1681 में लिखी गई। भाव पंचिका किसकी लिखी गई? 1686 में लिखी गई। नयन पचीसी 1686 में, यानी भाव पंचिका और भाई नयन पचीसी एक साथ लिखी गई हैं। पवन पचीसी 1691 में लिखी गई। उसके बाद है श्रृंगार शिक्षा, ये 1691 में लिखी गई। पवन पचीसी और श्रृंगार शिक्षा एक साथ लिखी गई। यमक सतसई जो है 1706 में लिखी गई। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर वर्णन किया गया है। उसके बाद देखो और क्या कहा गया है? भाव पंचशिका में श्रृंगार के विविध भावों के अनुसार सरस छंद लिखे गए हैं। ठीक है। भाव पंचशिका में क्या लिखे गए? श्रृंगार के विविध भावों के अनुसार सरस छंद लिखे गए हैं। इन्होंने सुख सागर तरंग नामक ग्रंथ पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित किया है। क्या किया? इन्होंने सुख सागर तरंग नामक ग्रंथ पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित किया था। इस आधार पर इनका संवत 1824 तक जीवित रहना सिद्ध होता है। ठीक है। अब है मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ। तो जो मतीराम है उनके द्वारा ग्रंथ कौन से रचे गए हैं? कृष्णायन, जगदी विनोद, ललित लाम, रसचंद्रिका। तो कौन सा हो जाएगा भाई? मतीराम के द्वारा। देखो जगदी विनोद नहीं होगा। क्यों? जगदी विनोद किसके द्वारा लिखा गया है? ये हमारा पद्माकर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। तो हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? ललित लाम हो जाएगा। ठीक है। अभी हमने पढ़ा भी है। अब आ जाते हैं हमारे रीति सिद्ध कवि। ठीक है। हमने कौन कौन से किए हैं भाई? रीतिबद्ध किए हैं, रीति मुक्त किए हैं, और अब हम आ जाते हैं हमारे रीति सिद्ध काव्यधारा पर। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है भाई? केशव देव भूषण बिहारी। तो कौन हो जाएंगे? हमारे हो जाएंगे बिहारी दास जो हैं। एक अकेले ऐसे हैं जो कि रीति सिद्ध कवि हैं।
ठीक है। बाकी इनके साथ भी हैं जो रीति सिद्ध कवियों में है, लेकिन फेमस कौन है? हमारे बिहारी दास जी हैं। रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि प्रमुख जो हैं बिहारी दास जी हैं। रीति सिद्ध की उन कवियों को कहा गया है जिनका काव्य के शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध था, तथापि वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े, परंतु काव्य शास्त्र का उनको पूरा ज्ञान था। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भाई इनके बारे में? देखो, रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में विभक्त किया गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है। रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक है रीतिबद्ध, एक है रीति सिद्ध और एक है रीति मुक्त। तो ये रीतिबद्ध और रीति मुक्त हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे रीति सिद्ध। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों ने काव्य शास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वाह कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतीराम, पद्माकर आदि प्रमुख हैं। उसके बाद है कि जो रीति सिद्ध काव्य धारा है, इनके कवियों ने लक्षण ग्रंथ न लिखकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें बिहारी और रसनिधि प्रमुख है। रसनिधि भी क्या है? प्रमुख है भाई। किसमें? रीति सिद्ध कवियों में। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में रीति काल की परिपाटी को त्याग कर स्वच्छंद रूप से श्रृंगार काव्य की रचना किया, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर आदि प्रमुख थे। अब देखो क्या कहा गया है कि भाई बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? जो बिहारी हैं वो रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? भी जो बिहारी रीतिकाल के रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो रीतिकाल हैं उनमें बिहारी कहाँ के हैं? बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है। तो आपने भी ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? तो रीतिबद्ध परंपरा में बिहारी लाल, घनानंद, मतीराम, आलम। तो देखो घनानंद, मतीराम, आलम तो हमारे रीति मुक्त के हैं, लेकिन जो रीति का सिद्ध के हैं वो हमारे बिहारी लाल हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 मिनट, रीतिबद्ध। ठीक है। हाँ, इन्होंने पूछा रीतिबद्ध, मैंने सोचा रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध के कौन हमारे? मतीराम जी हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है। और घनानंद, आलम रीति मुक्त के हैं और बिहारी लाल किसके हैं? रीति सिद्ध के हैं। ठीक है। बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? तो ये रीति सिद्ध के कवि हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। लक्षण ग्रंथ की रचना किसने नहीं की? तो ये हमारे बिहारी दास ने नहीं की। ठीक है। बाकियों ने की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भाई दृग ऊर्जत टूटट कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, यह कथन किसका है? बिहारी, तुलसी, जायसी, कबीर। तो किसका है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, बिहारी जी का। पीजीटी 2011 में आया हुआ, ये पढ़ते हैं इनके बारे में कुछ। क्या कहा गया है कि भी दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन ही है, दई नहीं है रीति। अर्थात आंखें उलझती हैं, परिवार टूटता है, पर चतुरों के हृदय का प्रेम जुड़ रहा है, किंतु दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। यह कैसा विधान है? यह पंक्ति किसकी है? बिहारी लाल जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं? बिहारी सतसई में दोहे हैं 719। ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है कि भाई देखो रीतिकाल सिद्ध, रीति सिद्ध, जो रीति सिद्ध के कवि कौन है? बिहारी। इनकी एकमात्र रचना कौन सी है? सतसई है, और इनकी फेमस हुई थी भैया। अपनी इस एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और भाई ये फेमस भी हुई है, प्रसिद्ध भी हुई है। यह मुक्तक काव्य में है, तो ये चीज़ें याद रखने। सतसई जो है मुक्तक काव्य में है। इनमें 719 दोहे संकलित हैं। तो रीति सिद्ध के जो बिहारी कवि हैं उनकी सतसई जो रचना है बिहारी सतसई, तो ये इनमें कितने दोहे हैं? 719 दोहे संकलित हैं, परंतु कहीं कहीं 713 दोहों का भी उल्लेख मिलता है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक अनमोल रत्न माना जाता है। भाषा शिल्प की दृष्टि से बिहारी सतसई ब्रज काव्य की महान विभूषी हैं और शब्दावली परिमार्जित, चुटीली और हृदयाग्रही हैं। ठीक है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भाई इनके कि भी बिहारी शाहजहां के समकालीन थे और राजा जय सिंह के राजकवि थे। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में हुआ। वे जाति के माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। तो आपको याद रखना है कि जो बिहारी हैं उनके समकालीन जय सिंह के राजकवि थे और बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था ग्वालियर में। इनके पिता का नाम क्या था?
केशव राय था और ये माथुर चौबे थे भाई जाति के। इनके बचपन जो हैं बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। 1664 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। बिहारी की रचना का नाम क्या था भाई? बिहारी सतसई था, आपको पता है इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? बिहारी वीर गाथा काल के नहीं। वीर गाथा काल को क्या कहा जाता है भाई? वीर गाथा काल को कहा जाता है आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल के तो नहीं थे, तो भक्ति काल के भी नहीं थे, रीति काल के थे ये। ठीक है भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और रीति काल में भी किसके थे? रीति सिद्ध कवि थे। ठीक है, आधुनिक काल नहीं था। देखो फिर है बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको रीति काल से ये पूछा जाए ना कि भाई रीति काल में किस भाषा का यूज़ हुआ, तो आप एक ही भाषा बोलोगे जो कि हमारा ब्रिज भाषा। ठीक है, चाहे वो रीतिबद्ध हो, रीति मुक्त हो या रीति सिद्ध हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कहा गया है कि रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वो बिहारी हैं और उनकी जो कृति कौन सी थी भाई? वो थी सतसई। ठीक है, तो सतसई से ये क्या हो गए हैं? अमर हो गए थे अपनी एक कृति से। इनकी ये बहुत फेमस हुई थी बिहारी सतसई। ठीक है, चलिए उसके बाद तो फ्रेंड्स आपका ये यहीं पे क्या है, यहीं पे ही आपका फिनिश होता है भाई ये चैप्टर जो रीतिकाल का है। और आई होप आपको रीतिकाल की सारी जो डिटेल है वो मिल गई होगी क्वेश्चन के थ्रू। हमने इनकी एक्सप्लेनेशन भी की है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ये चैप्टर। ठीक है, कैसा लगा है ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।